हेलो बच्चों, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी पूनम मैम। मैं आज कराने वाली हूँ आपको क्लास 8 का जो मॉर्निंग में पेपर हुआ था आपका, तो मैं इसके आंसर बता रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप इसको करके जाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज से बनकर आए, किस चैप्टर से बन के आए हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं आने वाले ये, पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका 15 क्वेश्चन है एमसीक्यू। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समझने पर डिपेंड होता है सारा। इनकी परिस्थितियों में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? यदि किसी राज्य में कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने के लिए रोकता है तो किसका हो रहा है भाई? स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति कहीं भी कार्य कर सकता जाके। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, आप इसका पूरा पढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन धर्म निरपेक्षता से संबंधित नहीं है? राज्य अधिकृत रूप से किसी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म अपनाने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है। देखो, सभी व्यक्ति अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति अपना धर्म अपना सकता है, और सब अपने धर्म को राज्य के रूप से बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है राज्य के द्वारा। मगर एक ही धर्म को आगे बढ़ावा दे सकता है? नहीं। तो इसका आंसर ए होगा। आप इसे इंग्लिश में भी देख लोगे। फर्स्ट का आंसर आपका राइट ऑफ फ्रीडम्स का है। आप क्वेश्चन इसे पढ़ लो। पढ़ के दोगे तो आपके आंसर बहुत इजीली निकल जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड, द स्टेट ऑफिशियली प्रमोट पर्टिकुलर रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। वो किसी एक धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकता ना राज्य, स्टेट। ठीक है, अब चलते थर्ड पे। नीचे दी गई तालिका के आधार पर बताइए कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। तो आप इसको देखेंगे। देखो, सबसे ज्यादा किसने बहुमत लिया है? 280 ने। टोटल कितना है? 543। ठीक है, तो हमें आर ही बनाएगी भाई इसका, सबसे ज्यादा इसी को मिले हैं। ठीक है, और अगर हम इसको आधा भी कर दें तो तब भी इसका स्कोर ज्यादा जा रहा है, तो आई मीन आपकी आर बनाएगी पार्टी। ठीक है, इसे इंग्लिश में भी आप देख लेंगे बच्चों। ठीक है, आर आंसर इसका। निम्न में से कौन सा अपराध दीवानी अपराध शाखा के अंतर्गत आता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दीवानी अपराध होता क्या है। ठीक है, चोरी, हत्या, दहेज, जमीन। देखो, चोरी तो क्राइम है, हत्या भी क्राइम है, दहेज डोमेस्टिक है, ये अत्याचार एक तरीके का। पर जो दीवानी होते हैं ना, इसमें आपको जेल नहीं होती है, तो और इस पे आपका केस चल जाता है, आपकी जमीन बिक जाती है, आप जो अगर कर्जा लेते हो वो सब लग जाता है। इसका आंसर डी होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ए सिविल ऑफेंस। तो इसका आंसर आपका डी है। ठीक है, अब चलते हैं आपके फिफ्थ क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा कथन जनहित याचिका PIL के संबंध में सही नहीं है? आप इसे पढ़िए ध्यान से। सबके सर्वोच्च न्यायालय में जनहित व्यवस्था विकसित की थी। जनहित याचिका PIL ज्यादा लोगों तक न्याय पहुंचाने। देखो, जो भी जनहित कार्य है तो जनता को ज्यादा सुविधा पहुंचाने के लिए की जाती है ना। ठीक है, तो ये भी सही है। जनहित याचिका केवल जिला अदालतों पे दायर की जा सकती है, तो ये इसका आंसर है। क्योंकि ठीक है, इसका आंसर सी है। क्योंकि देखो, जो भी कोई कार्य किया जाता है तो कोई एक ही जिला तो थोड़ी इसका इस्तेमाल करेगा, सभी लोग करेंगे। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में, ये तो मिड डे मील है, तो ये तो सभी सरकारी स्कूलों में प्राप्ति है, और ये PIL के द्वारा ही निर्वाचित की गई थी, तो इसका आंसर सी है। आप इंग्लिश में भी देख लेंगे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। आपको क्वेश्चन जरूर ध्यान देना है, ये नहीं बच्चे कुछ भी आंसर टिक कर देना है। ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और जिन के मैं आंसर की लगा रही हूँ, किस किस के मार्क्स अच्छे हैं वो भी मुझे आप बताएंगे कमेंट के थ्रू। ठीक है, द कॉन्सेप्ट, तो इसका सी है बेटा, इसने ए लगा रखा है बच्चे ने, से इसका आंसर है। ठीक है, कैन नॉट ओनली फिट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है, अब चलते हैं 6 पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 70। देखो, आपको ना जो ये पेपर तो बन चुका है, आपको इसी चैप्टर में जाके देखो, कोई भी टीचर सेट्स पेपर बना रहा होगा तो दोनों पेपर एक साथ बना रहा होगा, तो एक क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन इसमें।
तो आपको समझदारी क्या दिखानी है, ये तो पेपर आपको करना है, चलो भाई हमने कर लिया, ठीक है, पर इसी से आगे पीछे 2, 4, 10 अगल बगल के क्वेश्चन आपको रिवाइज जरूर करने हैं। तो आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके जो इवनिंग का पेपर या नेक्स्ट डे का पेपर होगा उसमें आपको मिल जाएगा। तो प्लीज सभी बच्चे इसके अगल बगल के इस वाले से, जैसे ये पेपर है तो ये वाला आपको दोनों लर्न करना है, ठीक है। तो आंसर आपको मिल जाएंगे। तो इसका 17 आंसर है। थॉट इज द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन अनटचेबली हैज बीन ऑब्लाइज्ड, तो आर्टिकल 17, ठीक है। चावल की कृषि के लिए क्या आवश्यक है, कम वर्षा वाला मध्यम वर्ष। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चावल की कृषि खरीफ फसल है कि रबी फसल है। तो चावल कृषि खरीफ फसल है, ये होती है बरसात के टाइम पे होती है। तो इसके लिए उच्च तापमान की अधिक आर्द्रता और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। राइस सिविलाइजेशन, अब देखो इसमें खरीफ पूछा है, तो क्या पता उस वाले पेपर में आपसे रबी फसल के बारे में पूछ ले। तो आप इस ऐसे अपनी बुक में जाइए और जो भी जिनके पास गाइड है वो जाके देखिए। अगर इसमें खरीफ पूछा तो उसमें पक्का रबी पूछा जा सकता है। तो राइस, तो आप इसका आंसर आएगा सी है बेटा, ये बच्चे ने गलत किया होता है। हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हैवी रेनफॉल, ठीक है। आप सुमेलित युग की पहचान कीजिए। सुधार डायरी, निजी क्षेत्र उद्योग, आनंद मिल्क यूनियन, रिलायंस, निजी क्षेत्र उद्योग। इसका आंसर आपका सी है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मैं कंफ्यूजिंग हूँ, पर मेरा जहाँ तक मानना है इसका आंसर सी है। और इसका आंसर सी है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर। इसमें प्राइवेट पूछा है तो आपसे उसमें पब्लिक पूछा जा सकता है, कम्युनिटी पूछा जा सकता है, तो प्लीज ध्यान से। किसी क्षेत्र का संगठन जनसंख्या संगठन बताता है, देखो किसी क्षेत्र का क्या बताता है, जनसंख्या। क्षेत्र में पुरुष व स्त्री कितनी है और किस वायु की है, राज्य की नहीं, भौगोलिक विभाजन नहीं, उगाई जाने की फसल नहीं। इसका आंसर ए है, ठीक है। और इसमें विदा पॉल्यूशन कंपनसेशन ऑफ द एरिया, इसका आंसर आपका ए है। ठीक है, अब चलते हैं 10th पे। उचित विकल्प की सहायता से दिए गए कथन को रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। 1756 में अली वर्दीद खान की मृत्यु के बाद किसको राजा बनाया गया, तो इसको बनाया गया सिराजुद्दौला, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। और इंग्लिश में भी आपको मैं बता देती हूँ, आफ्टर डेथ ऑफ द अली वर्दीद खान इज, तो इसका आंसर आपका, ठीक है। अब चलते हैं 11th पे। 19वीं सदी में विलय नीति की शुरुआत किसने की, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए विलय नीति की शुरुआत किस सन से हुई, ठीक है, कहाँ पर हुई, तो ठीक है सब। तो इसकी शुरुआत डलहौजी ने की थी, आपको क्लियर आंसर आ जाएगा। व्हाट इंट्रोड्यूस्ड बाय द पॉलिसी, ठीक है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन द 19th सेंचुरी, ठीक है। तो लॉर्ड, ठीक है, डलहौजी। 1897 में विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था वो मेरठ से हुआ था, ठीक है। Where did the result of the 1857 bargain मेरठ। मई 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ अभ्यास करने के लिए क्यों मना कर दिया था। ये बहुत एक फेमस चर्चा रही है, क्योंकि भाई देखो नए कारतूस के साथ अभ्यास करना कठिन था, नहीं भाई सैनिक है तो उनको आदत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। नए कारतूस खराब गुणवत्ता के थे, तो भाई ऐसा नहीं था। नए कारतूस के प्रयोग उन्हें चोट लग सकती थी, नहीं। नए कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ा हुआ था, इस कारण से वो लोग बहुत नाराज थे, हिंदू वाले लोग, कि भाई हम ऐसे नहीं करेंगे। और ये जो अंग्रेज थे ना, वो चाहते थे कि हिंदू लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाए, ठीक है। तो इसका आंसर डी है। और इसका भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी है। 19वीं सदी में प्राच्यवादी विचारधारा शिक्षा में भारतीय ज्ञान के समर्थक कौन थे, विलियम जोन्स। इनका मानना था कि जो हमारी जो भारतीय शिक्षा है वो थोड़ी हमारी परंपराएं से भी हो और उसको हमारे उसमें शामिल किया जाए। सिलेबस बनता है ना जैसे आप सबका, उसमें भी शामिल किया जाए, ठीक है। तो विलियम जोन्स इन द 19th सेंचुरी सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन आइडियोलॉजी इंडियन नॉलेज ऑफ विलियम जोन्स, ठीक है। अब आते हैं 1878 में पारित आर्म्स एक्ट के अनुसार
यदि किसी खबर को कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर सकती है। भारतीय द्वारा अपने पास अधिकार रखने का अधिकार छीन लिया गया था और भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश और यूरोपीय पर मुकदमा चला सकते थे। भारतीयों को अपने पास अधिकार रखने का अधिकार दिया गया था। नहीं, इसका आंसर यह है बी कि आर्म एक्ट के अनुसार उनसे भारतीय जो थे ना उनके पास अधिकार रखने का छीन लिया था कि वो नहीं रख सकते अकॉर्डिंग टू द आर्म एक्ट। ठीक है, अगर आपसे मैं बार बार कह रही हूँ क्वेश्चन, ये आपका 15वां क्वेश्चन है, लास्ट है MCQ, आप ये तो करिए, ये तो आपने किया ठीक है। ये बच्चे मॉर्निंग वाले बच्चों का चला गया। इवनिंग वाले बच्चों के लिए एडवाइस है कि जो भी क्वेश्चन आया है ना उसके आसपास के, ऊपर के, नीचे के, बगल के क्वेश्चन जरूर देख के जाइए, उसे एक बार रिमाइंड अप करके जाइए, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं में से बना होगा। बच्चे कहते हैं अरे कहाँ से आया, नहीं, आप मेरी मानिए और आप अगल का, बगल का, 4 ऊपर का, 4 पीछे का, ठीक है, वो क्वेश्चन दीजिए, देखिएगा आपके जो कौन सा नेक्स्ट पेपर हुआ इवनिंग, उसमें क्वेश्चन उसी में से बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो प्लीज आप चाहिए, ठीक है, इसको कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन का, ये आपके 2 मार्क्स का है। मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन अगर एज इट, मतलब ये तो नहीं आने वाले, पर अगर क्वेश्चन आते हैं उनको अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, समझा कैसे जाता है, करा कैसे जाता है। हर क्वेश्चन हमारे पढ़ाए जैसा तो नहीं आ सकता, या हमने रिवाइज किया तो नहीं भी आ सकता, पर उस क्वेश्चन को समझ के आंसर कैसे दिया जाता है ये देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरकार किस प्रकार सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करती है? देखिए सरकार क्या करती है, समाज में न्याय बना रहे, सामाजिक न्याय बनाने के लिए क्या करती है, SC लोग हो गए और जो आरक्षित, जो पिछड़े वर्ग हो गए उनको आरक्षण देती है, और नए नए वो अदालत बनवाती है, और आपस में मौलिक अधिकार दे रखे हैं ताकि आपस में सामाजिक न्याय बना रहे, और हर धर्म को आगे बढ़ाने का वो करती है, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती है, सबको समानता का अधिकार देती है। तो आप इसको 2 नंबर में इतना लिख दोगे तो इनफ है। आवाज थोड़ी सी मोटी हो रही है बच्चों, थोड़ा सा, ठीक है। मृदा संरक्षण के किन्हीं 2 उपाय बताइए। मृदा संरक्षण क्या होता है? मृदा माने मट्टी, मट्टी को बचाने के लिए 2 उपाय बताइए। वनों को काटने से बचाना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। तो 2 लिख दो और 1-2 और बना के लिख दो, ठीक है। मृदा को बचाने के लिए और पेड़ अधिक लगाओगे तो मिट्टी को, जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, ठीक है। ये आपका इन दोनों में से कोई एक करना है, ये वाला। भूमि उपयोग किसे कहते हैं? स्वामित्व कहते हैं। देखो भूमि उपयोग क्या, भूमि का आप उपयोग किस लिए करते हो? किसान किस लिए करता है? खेती करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं? घर बनाने के लिए। हम छोटे घर में भी रह सकते हैं, पर भूमि का उपयोग ज्यादातर किसानों, खेती, औद्योगिकरण के लिए ज्यादा किया जाता है। तो ये 2 मार्क्स में 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका है। भूमि किस लिए उपयोग की जाती है? भूमि का उपयोग अधिक से अधिक खेती बाड़ी, खेती, अनाज उत्पादन करने के लिए की जाती है। स्वामित्व के आधार पर कृषि को किन भागों में बांटा गया? देखो मैंने तो लिखा वन, कृषि, प्रति और चरागाह, 4 भागों में बांटा गया है। वन होना चाहिए, कृषि के लिए भी खेती चाहिए, कुछ प्रति जमीन होती है, चरागाह, अगर जानवर हैं वो चरेंगे कहाँ से, उनके लिए घास कहाँ से आएगी, मतलब उनका जो खाने का जो भी वो फूड है खाते हैं तो कहाँ से आएगा, तो इसके लिए, ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध के लिए विदेशी आंदोलन में किन तरीकों का प्रयोग किया गया है? ये बच्चे मैं देखो हिंदी में बता रही हूँ, आप इंग्लिश वाले बच्चे भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट मैटर द अडेप्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ द अपोज ऑफ द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। देखो इसमें जब इसमें कहा गया है कि बंगाल का विभाजन हुआ, विभाजन के विरोध करने में स्वदेशी आंदोलन की कौन से तरीकों को अपनाया गया। तो स्वदेशी क्या है? स्वदेशी समझ में तो अपने देश की चीजों का इस्तेमाल करना, और जो ब्रिटिश चीजों को जला देना, उस, ठीक है। तो इन्होंने किस मेथड का इस्तेमाल किया कि अपने देश की चीजों का इस्तेमाल करना, और जो ब्रिटिश थी उनका इस्तेमाल नहीं करना, उन्हें जला देना, ठीक है। आई बात समझ में? मैं ऊपर वाला भी एक बार रिकॉल कर देती हूँ, किया नहीं, मैं भूल गई। व्हाट इज द लैंड यूज ऑफ? लैंड का यूज क्यों करते हैं भाई? फार्मिंग के लिए और फैक्ट्रीज के लिए, ठीक है। और व्हाट आर द मेन डिफरेंट टाइप्स? तो 4 टाइप्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, फार्मिंग हो गई और प्रति हो गई। इसको आप इंग्लिश वाले बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द एनी 2 मेथड ऑफ सॉल्व कन्वर्सेशन, मृदा को बचाने के लिए तो मोर प्लांटिंग ट्रीज एंड नॉट कटिंग ट्रीज, ठीक है। तो आप बना के लिख सकते हैं। हाउ डज द गवर्नमेंट इंश्योर सोशल जस्टिस? तो ये भी आपको समझ में आएगा कि भाई गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। SC को OBC को बहुत आरक्षण देती है, ठीक है। अब चलते हैं। ये मेरा मोटिव बेटा आपको समझाना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप पेपर में कैसे अटेम्प्ट करेंगे,
इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ये नहीं मैं कह रही कि ये पेपर ऐसे ही आना है, पर मैं कह रही हूँ कि अगर आपसे जल संख्या वितरण को तो इससे आपको 2-4 आगे और पीछे पूछेगा, तो प्लीज इन क्वेश्चनों को जहां से ये इनको फाइंड करो, कहाँ पर है, ये गाइड में है, बुक में है, ठीक है, एग्जाम्पलर में है, उनके आगे पीछे वाला याद कर डालो। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले, भाई देखो जनसंख्या, आप एक बताओ, आप जनसंख्या, आप जैसे लोग हो, आपको क्या प्रभावित करते हैं? जल। आपको अगर पीने का पानी मिलेगा तो आप रहोगे? अगर वहां पे, अब जलवायु, अगर वहां पे बहुत गर्मी हो रही है, हम बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, तो वहां रह पाओगे? नहीं। तो जल और जलवायु की उपलब्धता, ठीक है। और शहरीकरण, शहरीकरण क्या होता है? अगर हम वहां हमें जंगलों में छोड़ दिया ले जाके, तो हम रह पाएंगे नहीं ना, फिर हमें कोई सुविधा ही नहीं मिलेगी, ठीक है। और औद्योगिकरण, अब वहां पे हमारा काम करने के लिए काम होगा, हमें पैसा मिलेगा, तभी तो हम कुछ शहर में जाके अपना पैसा खर्च कर पाएंगे, बाजार में हम खर्च पर, हमारे पास काम ही नहीं होगा तो शहरीकरण भी होगा, कोई फायदा है नहीं। तो जनसंख्या कहाँ पे ज्यादा रहती है? जहाँ पे शहरीकरण हो, औद्योगिकरण, काम हो, उनके वहां पे रहने की सुविधा अच्छी हो, वहां पे जल की सुविधा अच्छी हो, ठीक है। और इंग्लिश में भी दिखा दे, मेंशन एनी 2 जियोग्राफिकल फैक्टर्स दैट इफेक्ट पॉल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये आपका समझ में आया होगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किसी एक सामाजिक, एक आर्थिक कारक। देखो सामाजिक क्या होता है? सामाजिक वो होता है जैसे आप गए समाज में, वहां पे सारी व्यवस्था आपको सही से मिल रही है, और समाज से, जैसे संस्कृति से भी होता है। अब जैसे हम लोग जैसे कहते हैं कि हिंदू लोग होते हैं, सामाजिक होता है समाज से, जहाँ पे हमारा समाज, वातावरण सब कुछ अच्छा हो, राजनीतिक प्रभाव अच्छा हो, ठीक है, तो वहां प्रभावित करने वाले। और आर्थिक क्या होता है? औद्योगिक, अगर आर्थिक माने पैसों से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगर वहां पे उद्योग अच्छा होगा तभी तो जनसंख्या ज्यादा रहेगी, और वहां उद्योग नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जनसंख्या ज्यादा रहेगी नहीं रहेगी, चाहे कितनी जमीन हो जाए, कितना भी जल हो जाए, ठीक है। तो आप इसका इंग्लिश का क्वेश्चन देख लो। मेंशन एनी वन सोशल एंड वन इकोनॉमिक फैक्टर दैट इफेक्ट पॉल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका भी वही है, ठीक है। आप इंग्लिश वाले बच्चे इसे इंग्लिश में आप इसके आंसर की निकाल के देख सकते हैं, इनके आंसर फुल आंसर फोन पे सर्च करके भी लर्न कर सकते हैं। पर मेरा काम है तो इसको लर्न ना करके आगे पीछे वाला लर्न कीजिए, वो आपको ज्यादा पेपर में आएगा, ठीक है। हमने पहले भी इसके क्वेश्चन निकाले थे 33, उसमें से काफी क्वेश्चन पेपर में आए हैं, ठीक है। भारत में न्यायपालिका को किस प्रकार स्वतंत्र रखा गया है? ये 3 मार्क्स का है। देखिए, भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र किस प्रकार से रखा गया है? अब न्यायपालिका में किसी की सोर्स लग सकती है कि भाई जाके जज बन सकता, नहीं बन सकता ना, वो अपनी उपलब्धता से आके जज बनता है। उनको रखाने के लिए उनके कई व्यवस्थाएं की जाती हैं, उस पर किसी की जोर जबरदस्ती नहीं होती, ना संसद की, ना राज्यपाल की, ना लोकसभा की, ठीक है। इसके क्या लाभ है? वह निष्पक्ष होके अपना वो जजमेंट दे सकते हैं, अपना न्याय कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 3 मार्क्स में इसे आराम से लिख सकते हैं बना के। हाउ इज द जुडिशरी इन इंडिया कीप्ड इंडिपेंडेंस, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, ठीक है। अब चलते हैं आपके भारत में न्यायपालिका की संरचना की व्याख्या कीजिए। तो न्यायपालिका देखिए आपका पिरामिड टाइप का है। सबसे पहले न्यायपालिका आती है सर्वोच्च न्यायालय, फिर आती है उच्च न्यायालय, फिर आती है अधीनस्थ न्यायालय। आप इसको थोड़ा सा डिफाइन करके लिखेंगे। भारत में न्यायपालिका की संरचना की पिरामिड की टाइप की है। सबसे पहले हमारी सर्वोच्च न्यायालय आती है, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय आता है, फिर अधीनस्थ न्यायालय आती है। सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होता है वो सभी न्यायालयों को मानना जरूरी है, और माना भी है उन लोगों ने, मानना जरूरी है। इसके ऊपर कोई भी न्यायालय नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी ऑफ इंडिया। अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर बना के डालोगे ना तो टीचर को बहुत इफेक्ट पड़ेगा। पहले उसको बॉक्स बनाना, उसको 3 न्यायालयों में फिल करना, ठीक है, तो अच्छा इफेक्ट पड़ता है टीचर्स पे। वुड की नीति पर वुड डिस्पैच ने यूरोपीय शिक्षा के क्या लाभ बताए? देखो, वुड का कहना था कि हम जो भी मतलब पढ़ाई पढ़ी जाए ना, ज्यादातर अंग्रेजी माध्यम से हो, उनका मानना था। और वो कहते थे कि ना अंग्रेजी माध्यम से होगी तो नई तकनीकों पर हर भारतीय भी ध्यान दे पाएगा। अपनी परंपराओं से तो सभी पढ़ते ही हैं, पर उनका मानना था कि अंग्रेजी उस पे मतलब अंग्रेजी शिक्षा का ज्यादा प्रसार हो। और वो क्या कहते हैं, ये भी उनका भी मानना था ये बात का कि नई तकनीकों को तभी जान पाएंगे लोग।
तो इन बच्चों जैसे देखो बेटा, मैं यहाँ पे थोड़ा, अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन पेपर आ जाता है मुझे नहीं आता है, तब मैं यहाँ पे आंसर बना के दे सकती हूँ। आपके पास तो टाइम है, तो इसमें वुड का पूछा है ना, तो आप इसमें और भी कई, वुड का, मैकाल का, महात्मा गांधी का, बहुत सारे लोग हैं, उन सब का तो आप उन सब का पढ़ लो। कोई एक पूछेगा, पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रख लो। भारतीय, इसका मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ, ये तो हो गया 7 का ए था ना। व्हाट बेनिफिट ऑफ यूरोपियन एजुकेशन वाज हाईलाइटेड इन द वर्क डिस्पैच, ठीक है। भारतीय ज्ञान में कुल शिक्षा के विषय में विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कोलब्रुक के विचार क्या थे? भारतीय ज्ञान का उनका मानना था कि जो हमारी पारंपरिक जो बौद्ध धर्म है ना, वो अंग्रेज, उनका कहना था कि अंग्रेज ने इनसे सीखे, और अंग्रेज जो उस टाइम पे ना बुद्ध के विचारों का बड़ा क्रेज था, तो उन विचारों को सिलेबस में शामिल कर दे ताकि सब तक जाए और अंग्रेज भी उनसे सीखे। तो इनका मानना यही था। थोड़ा सा इस पर आप जाइए और अपने बुक पे रिसर्च कीजिए, अपनी बुक में जाइए, पढ़िए और क्लियर हो जाएगा आंसर, ठीक है। और इनकी आंसर की भी आ गई होगी ऑफिशियली, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। राष्ट्रीय गठन, सरकार का गठन किस प्रकार किया जाता है? देखो, राष्ट्रीय गठन, सरकार का गठन इसलिए इस प्रकार किया जाता है, तो मैं बताती हूँ। देखो, टोटल 543 सीटें होती है। अब 543 सीटें होती हैं, सरकार उसी की बनेगी इसके पास आधी सीटें होंगी। आप इसे करोगे तो 271 आएगा, ठीक है। उसके पास +1 होना चाहिए, जिसके पास ये 271 सीटें होंगी और +1 सीटें, 272 सीटें होंगी ना, उस सरकार का गठन किया जाता है, ठीक है। तो सरकार का गठन किस प्रकार होता है? सरकार का गठन जिसके पास बहुमत से उसकी आधी सीटों से ज्यादा एक सीटें होती है, उस सरकार का गठन किया जाता है, ठीक है। तो 5 नंबर में तो इतना लिखने से नहीं होगा, थोड़ा और डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हाउ इज द नेशनल गवर्नमेंट फॉर्मेट, हाउ इज द नेशनल गवर्नमेंट फॉर्मेट, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा समझिए, कीजिए। व्हाट इज द क्वेश्चन आवर इन द पार्लियामेंट, एक्सप्लेन इट्स रोल ऑफ कंट्रोलिंग एंड गाइडिंग पार्लियामेंट। मतलब व्हाट इज द क्वेश्चन जो आप बोला है ना, चलो इसको मैं समझाती हूँ। देखिए, संसद में प्रश्नकाल किसे कहते हैं? ये 1 मार्क्स का है, और ये जो सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो संसद में प्रश्नकाल जो होता है, संसद में आप जाइएगा, मैं जाऊँगा, सॉरी, मतलब संसद में जो 1 घंटा होता है ना, वो प्रश्नकाल का होता है। उसमें आप प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रश्न जा नहीं सकते, प्रश्न पूछे जाते हैं। उस 1 घंटे समय को प्रश्नकाल समय कहा जाता है। और इसमें राज्यसभा, लोकसभा आपस में डिस्कस करती है, एक दूसरे से प्रश्न पूछती है, तो ठीक है। और संसद को नियंत्रित मार्गदर्शन करने की इसी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो आप इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ के जाइए ताकि आपका आंसर क्लियर हो पाए, ठीक है। उद्योग में अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों को उचित तर्कों के साथ व्याख्या कीजिए। देखो, उद्योग में क्या होता है, मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। एक्सप्लेन द फैक्टर इफेक्टिंग, आपका कोई उद्योग खोला, उस पर इफेक्ट किस चीज़ का पड़ता है, क्या मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है? लोकेशन एंड इंडस्ट्री द सुटेबल आर्गूमेंट। आपने कहीं भी बिजनेस खोल दिया, अब वहाँ पे तो आपको क्या क्या चाहिए? संचार चाहिए, सामान जाना चाहिए। सामान कैसे जाएगा आपका? गाड़ी के थ्रू जाएगा, गाड़ी के थ्रू जाएगा ना, तो संचार की व्यवस्था होनी चाहिए, परिवहन होना चाहिए और भूमि होनी चाहिए। और वहाँ पे छोटे में तो कोई उद्योग नहीं होता ना, बिजली होनी चाहिए, कच्चा माल होना चाहिए। कच्चे माल से तो पक्के माल बनाने के लिए उद्योग किया जाता है। वहाँ पे लोग होने चाहिए काम करने वाले, आपके पास पैसा होना चाहिए। जब हमने सब कुछ कर लिया तो बाजार में बेचने वाला बाजार भी होना चाहिए, जल भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। इसे इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसको 5 नंबर में थोड़ा सा इसके पॉइंट दे देंगे इसको, और इसके बारे में डिटेल में ले देंगे। इसको पॉइंट दे देंगे, डिटेल में ले देंगे। आई बस समझ में, ठीक है। अब चलते हैं आपका, देखिए बेटा, अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। खंडा, ये केस स्टडी पे क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ के बहुत इजीली आंसर दे सकते हैं। ये पार्टी दे रखी है, चलिए फटाफट करते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। उपयुक्त तालिका के अनुसार कौन सी पार्टी सत्ताधारी दल कहलाएगी? भाई जो सबसे ज्यादा वह है तो यही कहलाएगी, जन पार्टी। उपयुक्त तालिका के अनुसार विरोधी पार्टी कौन सी कहलाएगी? जो पीछे चल रही है वो कहलाएगी, इंसाफ पार्टी। मुख्यमंत्री का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? तो मुख्यमंत्री जो चुना जाता है तो बहुमत के बल पे ही चुना जाता है ना। आप अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है, ठीक है। और अभी नई मुख्यमंत्री कौन बनी है आप मुझे कमेंट में थ्रू करके बताइए। और
किन ने मुख्यमंत्री के पद से छोड़ा है। पर ठीक है, बताइए इस टाइम पे रिसेंटली वो कौन है हमारी मुख्यमंत्री। ठीक है, बहुमत के दल पे किया जाता है, इसका आंसर आप लिख सकते हैं। मुख्यमंत्री का चुनाव बहुमत के दल पे किया जाता है। अब इसको आप पूरा पढ़ेंगे, एक बार पढ़ के इसके आंसर देने हैं आपको, कुछ भी नहीं करना। चीनी बनाना किस प्रकार का आर्थिक क्रिया है, आप इसको पढ़ के आंसर दे दो। पशुपालन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है, तृतीयक क्रिया किस प्रकार। तो बेटा आपसे पढ़ोगे यार, मैं पढ़ूंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, और आप इसके आंसर निकाल सकते हैं, बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, तो पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर इसको आप बना के लिखूंगा। आई विल द चीफ मिनिस्टर CM ऑफ द इलेक्टेड। तो मोस्ट बहुमत के दल पे किया जाता है। और अभी के कौन चीफ मिनिस्टर, तो मुझे कमेंट के थ्रू बताइए, देखते कौन बच्चा बता पाता है। ठीक है, और ये आप पढ़िए, तो पढ़ना है, इसमें आंसर आपको देना है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, 3 एक्टिविटी होती है। देखिए 3 एक्टिविटी हैं, पढ़ के आप इसके आंसर आराम से दे सकते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रिया होते हैं। प्रथम क्रिया के उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। फिर सी मत्स्य संगठन, तृतीय क्रिया में पढ़ के आराम से आप दे सकते हैं आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपके फ्री के नंबर हैं 16। ठीक है, आप इसमें से भी ऐसे, इसमें से भी सारा पढ़ेंगे। मैं पढ़ के आपको आंसर बताऊं तो 8वीं क्लास के बच्चे आप मैच्योर हो, समझदार हो, आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, इसमें ज़्यादा वो नहीं है, कोई इशू भी नहीं। ठीक है, अगर मैं पढ़ के आंसर दी तो उसका वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, कि मुझे भी फाइंड करना पड़ेगा, और मैंने इसको फाइंड नहीं करके रखा था। ठीक है, हाँ ये भाई देख लो, आपको मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने मॉर्निंग वाले बच्चों को भी बताया था कि आप प्लीज़ यूपी तो पढ़ के चले जाओ। यूपी से अहमदाबाद चले, वक्त कहाँ पर है, चंपारण कहाँ लगा। ठीक है, तो अब आपका ऐसा नहीं आएगा, पर आएगा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हो, तो सर टीचर्स ने बताया होगा, तो प्लीज़ वो जाके जाए। और 1-2 आ भी सकता है इसमें से, तो प्लीज़ जाके एक बार रिवाइज करके जाएँ आप बच्चे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आया हो। कोई गलती लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, चलो थैंक यू बेटा, राधे राधे।